हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MCQ। जो क्वेश्चंस हैं आपके आरो भाग 1 का पद्य खंड के हम MCQs लेकर आए हैं। और 1 से 5 जो कविताएं हैं आपका आरो भाग 1 में, उनके मैं MCQs की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। और इस वीडियो में हम 6 to 10 सारी 10 की 10 कविताएं एक साथ इनके MCQs करवाएंगे इस वीडियो में। तो 2 वीडियो में आपकी सारी कविताओं के MCQs हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आ जाए और आप बहुत इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और एक मैं आपको सजेशन दूंगी कि MCQs करने से पहले आप इन कविताओं को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार कविता के बीच से भी पूछ लिया जाता है। अब ये तो है नहीं कि हम जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं यहाँ पर, ये सारे MCQs उस कविता के कवर करती हो। नहीं पता हर एक लाइन में कितने प्रश्न बन जाएं। तो ये तो थोड़ा सा एक हिंट होता है, आप अपने आप को इससे मेजर कर सकते हैं कि आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है। तो मैं तो पहले यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप देखना। मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर प्लेलिस्ट में आरो भाग 1 पद्य खंड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और उसमें 1 से 10 तक सारी कविताएं व्याख्या सहित आसान शब्दों में और संभावित प्रश्नों के साथ, भाषा शैली के साथ वो सारे करवा रखे हैं। आप एक बार उन्हें ज़रूर देख लेना और उसके बाद आप MCQs करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है। और जो खासकर PGT वाले स्टूडेंट हैं, PGT वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ कविता का एक बार पढ़ लेना है। उसकी भाषा शैली के बारे में, उसके भाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना ही आपके पूछेंगे क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपको वो कविताएं पढ़ लेनी है। अब करते हैं हम इनके MCQs। तो जिसने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, 105 कविता 1 से 5 तक की कविताओं की हम एक वीडियो डाल चुके हैं MCQs की। और दूसरी वीडियो है यहाँ पर 6 to 10 तक की, जिसने पहले नहीं देखी है वो देख ले। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। और अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि बच्चों के बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा था कि चलो मैं करवा ही देती हूँ। बच्चों ने कहा भी था कि मैम MCQs और करवाइएगा, तो मैंने सोचा कि करवा ही देती हूँ। वो काफ़ी कीमती टाइम निकाल कर ये वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मात्र 1 महीना भी आपके पास नहीं बचा है अभी। तो बहुत ही जल्दी से हम करेंगे ताकि बच्चों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और शुरुआत करते हैं हम यहाँ से अपने MCQs की। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, आपकी 6th जो कविता है वो त्रिलोचन ने लिखी है और कविता का नाम है चंपा काले अक्षर नहीं चिंती। ये कविता का नाम है, उसके हम MCQs यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला ही प्रश्न है, चंपा काले अक्षर नहीं चिंती कविता के कवि का क्या नाम है? तो कविता के कवि का नाम है त्रिलोचन। ये मैंने बता दिया आपको अभी। और नेक्स्ट प्रश्न है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है? काले काले अक्षरों पर, काले अक्षरों से निकले स्वर पर, कवि की बातों पर और अपनी मूर्खता पर। तो काले काले अक्षरों से निकले स्वर पर चंपा को अचरज होता है। प्रश्न नंबर 3 है, चंपा कवि के पास कब आकर खड़ी हो जाती है? जब कवि पढ़ने लगता है, जब कवि गीत गाने लगता है, जब कवि खेलने लगता है, जब कवि भोजन करने लगता है। तो कब आकर खड़ी हो जाती है? जब कवि पढ़ने लगता है। हम थोड़ा स्पीड फास्ट रखेंगे और जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो वीडियो को रोक रोक कर अपने प्रश्नों के आप खुद से उत्तर दीजिए और फिर उससे मिलान कीजिए। कवि ने काले शब्द को क्यों दोहराया है? अक्षरों को सुनाने के लिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए और लय बनाने हेतु। तो आपका इसका आंसर होगा अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए। काले काले अक्षर यानी अक्षर के आगे काले काले लिखा है तो ये काले काले उसका विशेषण है। चंपा के पिता का क्या नाम है? चंपा के पिता का नाम है सुंदर। और चंपा के पिता का नाम है सुंदर। ऑप्शन है आपके पास मोहन, सुंदर, कृष्ण और पृथ्वी सिंह। तो इसके पिता का नाम है सुंदर। सुंदर कौन है? अब आपसे पूछा कि सुंदर कौन है? ग्वाला, चपड़ासी, क्लर्क, अध्यापक। तो क्या है? सुंदर एक ग्वाला है, यानी कि चंपा एक ग्वाले की बेटी है। चंपा क्या काम करती थी?
चंपा क्या काम करती थी? पशु चराती थी, विद्यालय में पढ़ती थी, गीत सीखती थी, कारखाने में नौकरी करती थी। तो क्या करती थी? पशु चराती थी। चंपा का स्वभाव कैसा है? सरल, चंचल, उदार या शांत? तो कैसा है चंपा का स्वभाव? चंचल। चंपा कभी कभी क्या करती है? कविता लिखती है, नृत्य करती है, उधम मचाती है या शोर मचाती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? उधम मचाती। या पेपर में आप लगेगा कि शोर मचाना और उधम मचाना तो एक ही बात हो गई, लेकिन कविता में ये लिखा हुआ है, ये शब्द है उधम मचाना, ना कि शोर मचाना। तो आपको ये ध्यान रखना है इस तरीके से। इसलिए मैं आपको कह रही थी एक बार कविता की रीडिंग जरूर ले लेना। और प्रश्न नंबर इससे आगे है हमारा, प्रश्न नंबर 9 तक हमारे हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कवि परेशान क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? चंपा द्वारा शोर मचाने पर, चंपा द्वारा पुस्तकें फाड़ने पर, चंपा द्वारा वस्तुएं चुराने पर, चंपा के देर से आने पर। तो क्या होगा? चंपा द्वारा वस्तुएं चुराने पर, चंपा द्वारा वस्तुएं चुराने पर। चंपा के अनुसार कवि दिन भर क्या करता है? कागजों पर लिखता है, टेलीविजन देखता है, बातें करता है, सोते रहता है। तो चंपा के अनुसार दिन भर क्या करता है? कागजों पर लिखता है, वो एक कवि है, इसलिए लिखना ही उसका काम है। और कवि के हंस पड़ने का क्या कारण है? चंपा का भोलापन, उसका नटखट, उसकी भोली भाली बातें, चंपा का शरारती स्वभाव। तो उसका आंसर होगा उसकी भोली भाली बातें। सब जन पढ़े, ये किसकी इच्छा है? कविता में लिखा है कि सब जन पढ़े, ये किसकी इच्छा है? कवि की, गांधी बाबा की, चंपा की या ईश्वर की? तो आंसर होगा किसकी इच्छा है? गांधी बाबा की। कवि की क्या कामना है? कवि की क्या कामना है? सब लोग शिक्षित हों, सब लोग परिश्रम करें, सब लोग भक्त हों, सब लोग बातें करें। तो कवि की क्या कामना है? सब लोग शिक्षित हों। चंपा न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? पढ़कर लोग बुरे हो जाते हैं, पढ़ने से लोग लालची हो जाते हैं, पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं और पढ़े लिखे लोग स्वार्थी हो जाते हैं। तो ये तर्क प्रस्तुत करती है चंपा कि पढ़ लिख कर लोग दूर चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कवियों ने नारियों के लिए किसका महत्व समझाया है? गाने बजाने का, चौका चूल्हा संभालने का, नृत्य करने का या पढ़ने लिखने का? तो किसका महत्व समझाया है? पढ़ने लिखने का। चंपा पढ़ाई लिखाई को किसका प्रतीक मानती है? चालाकी का, ज्ञान का, भोलेपन का, उदारता का? तो किसका प्रतीक मानती है? चालाकी का। तो ये प्रश्न थे, शायद और नहीं है इसके। अब हमारी अगली कविता ये आपके थे, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। इनके कुछ प्रश्न थे, कविता आसान है। और ये हम अब चलते हैं दूसरी अपनी कविता की तरफ, कविता नंबर 7, जिसके कवि का नाम है कविता का नाम है साए में धूप, और ये लिखी है दुष्यंत कुमार जी ने। और कविता नंबर 7 है पद्य खंड का अध्याय नंबर 7। तो ये हमारा पहला ही प्रश्न था कि साए में धूप शीर्षक कविता के कवि का नाम है, क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, साए का अर्थ है? साए, साए नहीं साए। साए का अर्थ है रोशनी, छाया, अंधेरा या धूप। तो साए का अर्थ है छाया। चिराग किसका प्रतीक है? रोशनी का, धन का, जीवन में विकास के साधनों का या संघर्ष का? तो किसका है? जीवन में विकास के साधनों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दरखत किस भाषा का शब्द है? देखो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि पाठ में आए गए विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी और तत्सम तद्भव, इस तरीके के शब्द आपसे पूछ सकते हैं। तो दरखत किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी? तो किसका है? उर्दू फारसी का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाँव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किस ओर संकेत किया गया है? गरीबी की ओर, देशभक्ति की ओर, लोगों के असभ्यपन की ओर या कंजूसी की ओर? तो किसकी ओर संकेत किया गया है? गरीबी की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने किस सफर की ओर संकेत किया है? किस सफर की ओर? पर्वतीय सफर, स्वर्ग की यात्रा, जीवन की यात्रा, तीर्थ स्थलों की यात्रा? तो किसकी तरफ संकेत किया है? जीवन की यात्रा। कवि ने पत्थर किसे कहा है? शासक वर्ग को, कर्मचारी वर्ग को, धार्मिक नेता या जनसाधारण को?
तो किसको कहा है? पत्थर शासक वर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गजल में किस समय का उल्लेख किया गया है? पौराणिक युग, स्वतंत्रता के पश्चात का, मुगल काल का, स्वतंत्रता से पूर्व का। तो स्वतंत्रता के पश्चात का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के पश्चात का समय का उल्लेख किया गया है। एक बात मैं आपको यहाँ और बता देती हूँ, वैसे तो मैंने कविता में बता दिया था कि इस गजल में शेर हैं, जिन्हें शेर कहते हैं। और जैसे दो दो पंक्तियां जिसमें होती हैं उसे गजल की भाषा में शेर कहते हैं। और इसमें शेर जो है आपस में एक दूसरे से, जरूरी नहीं कि उसका भावार्थ एक दूसरे शेर में निहित हो, लेकिन इस गजल में ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये गजल थी दुष्यंत कुमार द्वारा रचित। आगे चलते हैं हम। ये इसके इतने ही प्रश्न थे और ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ बनने वाला। और शब्दार्थ अगर कुछ पूछ ले तो भाई ये देख लेना, सारे तो ये एमसीक्यूज में समेटे नहीं जाते। अगला कविता नंबर 8 आती है हमारी, और कविता का नाम है हे मेरे हे जूही के जैसे ईश्वर और हे भूख मत मचल। और ये कविता लिखी है आपकी अक महादेवी जी ने। आप देखना एचपीएससी सब्जेक्टिव जब पेपर हुआ था, सॉरी एचपीएससी का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। और देखने में ये कविता बहुत आसान है, सिर्फ 2 ही पैराग्राफ हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था अक का मतलब होता है बहन, और ये कन्नड़ की इसे मीरा कहते हैं। अक महादेवी जी को कन्नड़ की मीरा कहते हैं, और कन्नड़ में अक को मराठी भाषा में क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। तो ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से अपने उसमें वीडियो में बता रखी हैं, आप देख लेना। अपनी कविता में अक महादेवी ने मनुष्य को क्या संदेश लिया? क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रखी हूँ कि जब मैंने कविता फुल व्याख्यात्मक रूप से करवाई तो एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा था, सब कुछ मैंने बताया था। अपनी कविता में अक महादेवी ने मनुष्य को क्या संदेश दिया है? तो उदार बनने का, चरित्रवान बनने का, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का, त्यागशीलता का। आंसर बी जो है इसका ऑप्शन बी सही है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का। कवि ने किसे उथल पुथल मचाने से रोका है? पवन को, लालच को, जल को या क्रोध को? तो कवयित्री ने यहाँ पर क्रोध को उथल पुथल मचाने से रोका है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवयित्री के अनुसार व्यक्ति को कौन मदहोश करता है? लालच, मद, नींद, सतर्कता। तो मद मतलब अहंकार, तो ये कौन करता है? मद जो है मदहोश करता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 तक हमारे हो चुके। प्रश्न नंबर 4 आता है, मनुष्य के मन में जलन किस भाव से उत्पन्न होते हैं? जलन मतलब ईर्ष्या, अहंकार से, लालच से, ईर्ष्या से या मैत्री से? तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। ओके, मनुष्य के मन में जलन ईर्ष्या के भाव से उत्पन्न होती है। कवयित्री ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया है? तो आपको पता ही है, इसमें कविता पढ़ी है तो विष्णु, शिव, ब्रह्मा और इंद्र। तो किसकी भक्ति का संदेश दिया है? शिव को। और शिव को इस कविता में उन्होंने क्या कहा है? चन्मल्लिकार्जुन, चन्मल्लिकार्जुन, चन्मल्लिकार्जुन कहा है, भगवान शिव जी को कहा है। ये इनके आराध्य देव थे और वीर शैव आंदोलन से ये कवयित्री जो है जुड़ी हुई थी। ठीक है, वीर शैव आंदोलन से। ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से इससे बनने वाले संभावित प्रश्न सारे बता रखे हैं। आप देखना ये जो है ये चीज हो सकता है ये प्रश्न कहीं भी ना आए, लेकिन ये वीर शैव आंदोलन वाला जो प्रश्न है ये एचपीएससी के ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो आपको सारी तैयारी एक साथ ही करते जाना है। आपका इस बार भगवान करे स्टेट क्लियर हो जाए और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में बैठें। कवयित्री ने किसे जूही के फूल के समान पवित्र बताया है? शिव को, भक्त को, ईश्वर को, दुष्ट व्यक्ति को? अब आप कहेंगे कि मैडम शिव और ईश्वर में क्या ही फर्क हो गया, शिव को ही मानती है, लेकिन आपको कविता की पंक्तियों के अकॉर्डिंग चलना है। उसमें जूही के फूल के समान ईश्वर को बताया, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जैसे कि कविता का ही नाम है। कविता इसमें इनको वो कहा गया है, कुछ और कहा गया है, कन्नड़ की उसके सौरभ वचन, सौरभ वचन इनको कहा गया है। कवयित्री क्या भूलने की प्रार्थना करती है? तन, घर, धन और देश। तो इसमें आंसर होगा घर, घर को भूलने की कवयित्री बात करती है। कवयित्री प्रभु भक्ति के मार्ग में किसे बाधा मानती है? भौतिक वस्तुओं को, शिक्षा को, लालच को, भिक्षा को? तो आंसर होगा भौतिक वस्तुओं को। क्या होगा इसका आंसर? भौतिक वस्तुओं को।
कवयित्री के अनुसार घर किसका प्रतीक है? सहजता का, धोखे का, अहंकार का, दिखावे का। तो किसका प्रतीक है? अहंकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवयित्री सांसारिकता को क्यों त्याग देना चाहती है? प्रभु के प्रति समर्पण हेतु, सम्मान की प्राप्ति हेतु, बड़ाई पाने हेतु, लोगों पर प्रभाव जमाने हेतु। तो इसका आएगा ऑप्शन ए राइट है, प्रभु के प्रति समर्पण हेतु। तो ये हमारे प्रश्न थे, इनके इतने ही थे अक महादेवी जी के। तो ये और कविताएं एक बार आप फिर से पढ़ लेना, मैं फिर से कह रही हूँ, हो सकता है कोई और भी प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। देखो पूरे क्वेश्चन मैं ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव में बिलीव नहीं करती, हाँ करती हूँ, लेकिन जब आप फुल डिटेल अगर पढ़कर आते हैं उसके बाद आप एमसीक्यूज करते हैं तो प्रश्न आपके पेट हो जाते हैं, आपके अपने हो जाते हैं, आपका अधिकार हो जाता है उनके ऊपर। अब आती है हमारी सबसे खतरनाक शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? सबसे खतरनाक, और ये कविता लिखी है पास ने। इस कविता का राइटर है पास। तो मैं यहीं से बता ही देती हूँ, सबसे खतरनाक शीर्षक कविता के कवि का नाम। कविता नंबर 9 हमारी आ रही है ये, तो पास है। सबसे खतरनाक शीर्षक कविता कवि का नाम पास, त्रिलोचन, दिनकर या पंत। तो इसका आंसर होगा पास। मेहनत की लूट का क्या तात्पर्य है? गद्दारी, दूसरे का धन हथियाना, परिश्रम की कमाई का लुट जाना, हराम की कमाई। तो इसका आंसर होगा परिश्रम की कमाई का लुट जाना। क्या होगा? परिश्रम की कमाई का लुट जाना। जुगनू की लो में पढ़ना का क्या अर्थ है? जुगनू की लो में पढ़ना मतलब जुगनू के प्रकाश में पढ़ाई करना, कम साधनों में जीना, कम प्रकाश में काम आना और जुगनू को पकड़ना। तो इसका आंसर होगा कम साधनों में जीना। देखो जुगनू की लाइट में कोई पढ़ा थोड़ी ना जाता है, तो इसका ये अर्थ है। मुठ्ठियां बींचकर वक्त निकालने का क्या अर्थ है? गुस्से को रोकना, केवल समय व्यतीत करना, मुक्का मारना या मुकाबला न करना। तो इसका आंसर होगा गुस्से को रोकना। नेक्स्ट प्रश्न है कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है? जनता का चुप हो जाना। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है? अन्याय को सहन करना, विरोध के संकल्प का क्षीण होना, लालची होना। तो सबसे खतरनाक है कि विरोध के संकल्प का क्षीण होना, अर्थात कोई घटना हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है और वो हमें पता है कि वो गलत हो रहा है हमारी आंखों के सामने और उसका विरोध ही ना करना। इस तरह की भावना का खत्म होना क्या कहलाता है? विरोध के संकट का क्षीण होना। कवि ने जीवित मृत्यु किसे कहा है? आप ये मत सोचना कि मैं बहुत स्पीड से करवा रही, मैंने वहां पर एक एक अक्षर को बहुत खोल खोल कर बताया है। कवि ने जीवित मृत्यु किसे कहा है? शरीर के मरने को, प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करना, निष्क्रिय होने का और गतिहीनता को। तो क्या आएगा? कवि ने ये प्रश्न भी पूछा गया था HPS से जो ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था अभी PGT के लिए, तो उसमें आया था निष्क्रिय होने को। सॉरी, कवि ने जीवित मृत्यु किसे कहा है? प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करना। मतलब अभी बताया कि आपके जीवन में जो प्रतिकूल स्थितियां आती हैं उसका विरोध न करना मनुष्य का जीते जागते मृत्यु के समान है। तो ये इसका कहने का भावार्थ था। हमारा प्रश्न नंबर आगे है 6 के बाद प्रश्न नंबर 7। इसमें थोड़े अच्छे खासे प्रश्न मिलेंगे क्योंकि कविता लंबी चौड़ी है। और प्रश्न नंबर 7 है, जमी बर्फ का क्या अर्थ है? बर्फ का जमना, कुछ न करना, अत्यधिक ठंडा होना, संवेदना शून्य होना। तो इसका राइट आंसर होगा संवेदना शून्य होना। अब आप कहेंगे मैम संवेदना क्या होती है? जैसे कि हमारे सामने कोई भी घटना घटित हो रही है और उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही न देना, कोई प्रतिक्रिया ही न देना, वो कहलाता है संवेदन शून्य। कवि ने किस आंख को सबसे खतरनाक बताया है? जो संवेदन शून्य हो, जो अत्यंत चंचल हो, जो देख न सकती हो, जो अत्यंत बड़ी हो। तो क्या आएगा? जो संवेदन शून्य हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने हिंसा से भी अधिक खतरनाक किसे बताया है? अहिंसा को, अन्याय को, हिंसा के प्रति उदासीनता को या अत्याचार को। तो इसका राइट आंसर होगा हिंसा के प्रति उदासीनता को। प्रस्तुत कविता में चांद किसका प्रतीक है? सुंदरता का, बनावटी शांति का, पवित्रता का या शीतलता का। तो यहाँ पर किसका है चांद प्रतीक? बनावटी शांति का प्रतीक है।
मिर्च की तरह गड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कष्ट पहुंचाना, तीखा लगना, प्रसन्नता देना, स्वादिष्ट होना। तो क्या आ जाएगा इसका? कष्ट पहुंचाना। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कवि के अनुसार कौन सी रात खतरनाक है? कवि के अनुसार कौन सी रात खतरनाक है? तो जो लंबी होती है, कहाँ गया ये, जो लंबी होती है, जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है, जो सदा बनी रहती है, जो सुबह होने पर समाप्त हो जाती है। तो सबसे खतरनाक रात कौन सी होती है? जो जीवित आत्माओं के आसमान पर ढलती है। उल्लू और गीदड़ किसके प्रतीक हैं? उल्लू और गीदड़ चिपके रहते हैं ना, उसी प्रकार से ये किसके प्रतीक है? प्रकाश के, चेतना के, जड़ता के या अंधविश्वासों के। तो ये किसके प्रतीक हैं? अंधविश्वासों के। आजकल हमारी जनता भी जो है उल्लू और गिद्दड़ की तरह अंधविश्वासों के साथ चिपकी हुई है। यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है। आत्मा के सूरज के डूबने का क्या तात्पर्य है? अच्छे बुरे की पहचान न रहना, रात्रि होना, अंधेरा होना, आत्मा का मर जाना। तो क्या आ जाएगा इसका? अच्छे बुरे की पहचान न रहना, इसका ए राइट आंसर होगा। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे किसे कहा गया है? ज्ञानवान लोगों को, प्रगतिशील विचार वाले लोगों को, रूढ़िग्रस्त संस्कार वाले लोगों को, ईश्वर भक्तों को। तो इसका भी जो आंसर है वो सही होगा, रूढ़िग्रस्त संस्कार वाले लोगों को। तो ये हमारे प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव। और अगली जो कविता है हमारी 10वीं, ये इसी पास के बस इतने ही प्रश्न थे। और हमारी ये लास्ट कविता है, आओ मिलकर बचाएं। और ये कविता लिखी है निर्मला पुतुल ने। और ये हमारी गद्य पद्य खंड का 10वां अध्याय, हम लास्ट अध्याय कह सकते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं। पढ़ तो हम पहले ही चुके, इसके कवि के बारे में और इस कविता के व्याख्या के रूप में मैं पहले से ही करवा चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके आरो भाग 1 के नाम से आप देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य भी करवाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, आप उसे पढ़िएगा। और मैं ये कहती हूँ अगर आप उतना भी पढ़ लेते बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। लेकिन देखो जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट जो बच्चे करते हैं, इन पर मैं बिलीव नहीं करती। आप टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद एमसीक्यूज जरूर करिएगा, ये सलाह मैं आपको देती हूँ। अगला प्रश्न है, आओ मिलकर बचाए शीर्षक कविता की रचयिता, जैसे मैंने अभी बताया, इसकी आओ मिलकर बचाए कविता लिखी है निर्मला पुतुल ने। बस्तियों के नंगा होने का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है नंगा होने का? मर्यादाहीन होना, वृक्ष रहित होना, वस्त्रहीन होना या बेधड़क होना। तो इसका आंसर आ जाएगा मर्यादाहीन होना। बस्तियों के नंगा होने का मतलब जो इनकी ग्रामीण बस्तियां हैं आजकल शहरी बस्तियों के संपर्क में आकर वो अपनी मर्यादाएं खोती जा रही हैं। शहर की आबो हवा का क्या अर्थ है? शहरीपन, नगर का वातावरण, नगर की बनावटी संस्कृति, नगर की संस्कृति। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा नगर की बनावटी संस्कृति। शहर की आबो हवा किसको कहा है? नगर की बनावटी संस्कृति को। माटी का रंग मुहावरे का क्या अर्थ है? ये आप ढंग से फिर इस पे ध्यान, मैं प्रश्न पर विशेष ध्यान देती हूँ, आपको भी इसको नोट करना है। माटी का रंग मुहावरे का क्या अर्थ है? स्थानीय प्रभाव, मिट्टी बनना, मिट्टी जैसा समाप्त होना। क्योंकि चारों ही ऑप्शन है आपको बिल्कुल मिलते हुए से प्रतीत होंगे पेपर में, लेकिन आपको कविता को ध्यान में रखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो माटी का रंग आएगा स्थानीय प्रभाव, क्योंकि हर मनुष्य अपने स्थानीय प्रांत से, क्षेत्र से, उसकी मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है। कवि ने जीवन की गर्माहट किसे कहा है? गर्मी को, जीवन के नए उत्साह को, सतर्कता को, जीवन के विकास को। तो किसको कहा है? जीवन के नए उत्साह को गर्माहट कहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ये इतना ही था। और प्रश्न नंबर 6 यहाँ है। परगना शब्द का अर्थ है, परगना शब्द का क्या अर्थ है? परगना तो जमीन का टुकड़ा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जमीन का टुकड़ा, क्षेत्र विशेष, घाटी और टापू। तो इसका परगना मतलब क्षेत्र विशेष। ठीक है। ठंडी होती दिनचर्या के माध्यम से कवित्री ने क्या बताया है? दिन के ठंडेपन को दर्शाया है, दैनिक जीवन में व्याप्त निराशा, दिन में लगने वाली ठंड या दैनिक जीवन में व्यस्तता। इसका मतलब है
कि ठंडी होती, लोगों की जो दिनचर्या है वो ठंडी होती जा रही है। मतलब ये है कि वो अपने दैनिक कार्यों में बहुत ही व्यस्त रहते हैं और किसी भी चीज़ के लिए उनके पास समय है ही नहीं। मन का नेक्स्ट प्रश्न है, मन का हरापन का क्या अर्थ है? मन का हरापन का क्या अर्थ है? मन का हरा होना, मन की चंचलता, मन की खुशियाँ, मन का विकास। तो इसका आंसर होगा मन की खुशियाँ। अगर हो सकता है तो आंसर आपके सामने है, हो सकता है कोई फ्लो में मैं गलत भी रीड कर जाऊं, तो आपको यहाँ से देख लेना है। कवयित्री लोगों के भीतर क्या जगाए रखना चाहती है? आग या संघर्ष करने की शक्ति, ज्ञान, मेल जोल या आत्मा। तो क्या जगाए रखना चाहती है? आग, भीतर की आग को जगाए रखना चाहती है। संथाल में खुले आंगनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो खेलने के लिए, पशु बांधने हेतु, नाचने के लिए, फूलवाड़ी सजाने के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाचने के लिए। तो कवयित्री जो थी ये निर्मला पुतुल, ये संथाल परगना से संबंधित थी। कवयित्री मैदानों को कवयित्री मैदानों को किस लिए सुरक्षित रखना चाहती है? पशुओं को चराने के लिए, भवन निर्माण के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। तो जो मैदान है उनको कवयित्री बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवयित्री बूढ़ों के लिए क्या सुरक्षित रखना चाहती है? चौपाल, पहाड़ों की शांति, संगी साथी, मान मर्यादा। तो किसको सुरक्षित रखना चाहती है? पहाड़ों की शांति को। मतलब इस कविता में कवयित्री ने ये कहा है कि जो शहरीकरण हो रहा है आजकल ग्रामीण बस्तियों का, जिसके कारण हमारा सब कुछ खत्म होता जा रहा है, और कवित्री कहती है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है बचाने के लिए। तो हमें पहाड़ों की शांति को, बड़े बुजुर्गों के लिए बचाना है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान को बचाना है, पशुओं को चराने के लिए खेत खलिहानों को बचाना है। इस प्रकार से कवयित्री ने कहा है। कवयित्री ने अविश्वास भरा दौर किसे कहा है? भौतिकवादी युग को, कंप्यूटर युग को, उन्नति के युग को और वैदिक युग को। तो आंसर होगा भौतिकवादी युग को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने किसके प्रति चिंता व्यक्त की है? राष्ट्रीय एकता के प्रति, अज्ञानता के प्रति, नष्ट होती हुई संथाल परगना की मिट्टी और भ्रूण हत्या के प्रति। तो आएगा नष्ट होती हुई संथाल संस्कृति के प्रति, यानी कि चिंता व्यक्त की है। अब ये थे शायद हमारे प्रश्न, और मेरे पास अभी नहीं है, और यही हमारे प्रश्न थे। और 6 से लेकर 10 तक का जो पद्य खंड के अध्याय थे, ये मैंने आरोह भाग 1 के MCQs यहाँ पर पूरे करवा दिए हैं। एक वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बस इसी का वेट रहता है वीडियो बनाने के बाद कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स आता है और कौन बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब बढ़ाने के पीछे हमारा मोटिव ये रहता है कि कितने बच्चे हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, कितने बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, और हम सही भी पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, यही हमारा मकसद रहता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।